गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना जो टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध की अपन बात करें तो कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं, कुछ कार्बन और कुछ अपने पास जो कुचालक पदार्थ है उनका उपयोग करके बनाया जाता है। ये जो कार्बन प्रतिरोध है तो इसकी अपन बात करें, कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, उनका जो आकार होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, बेलनाकार साइज के होते हैं। ठीक है, और इन पे क्या होते हैं, कलर कोड होते हैं। मीन्स इसके ऊपर 4 रंगों की पट्टियाँ होती है जिन्हें परिपथ में अपन आसानी से संयोजित कर सकते हैं। जो प्रतिरोध है इनके टर्मिनल्स हैं जिनकी सहायता से अपन उसको क्या करते हैं, परिपथ में संयोजित करते हैं। अब बात ये आती है कि कार्बन प्रतिरोध का अपन उपयोग क्यों करते हैं। कार्बन प्रतिरोध का उपयोग अपन इसलिए करते हैं कि जब भी अपन किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का उपयोग करते हैं तो आज तक अपन जो प्रतिरोध का उपयोग करते हैं उसके लिए अपन चालक तार उपयोग में लेते थे। कि चालक तार को जब अपन प्रतिरोध के रूप में उपयोग में लेते हैं तो अपन को ये पता होता है कि उसका जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मीन्स क्या है, ये होता है कि अगर अपन को अधिक मान के प्रतिरोध की आवश्यकता है तो उसके लिए अपन को चालक तार की लंबाई में वृद्धि करनी होती है। तो जब अपन उस चालक तार की लंबाई में वृद्धि करेंगे तो लंबाई में वृद्धि करने से उस परिपथ का जो आकार है वो कुछ बड़ा होगा, जिससे अपन को उस परिपथ पर काम करने में क्या होती है, असुविधा होती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अपन को बहुत ज़्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता होगी तो अपन को तार भी क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबाई का चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि अपन कार्बन प्रतिरोधों का उपयोग करते हैं। कार्बन प्रतिरोधों का क्या होता है कि जो मान होता है उस मान ज्ञात करने के लिए इसके ऊपर क्या होते हैं, कलर कोड होते हैं। ये जो कलर कोड होते हैं वो इसके मान को डिसाइड करते हैं। इसमें जो पहला कलर होता है, ये जो फर्स्ट वाला कलर है, ये फर्स्ट वाला कलर उसके पहले अंक को मीन्स प्रथम अंक को डिसाइड करता है। ये दूसरा जो कलर होता है वो इसके द्वितीय अंक, दूसरा वाला जो सेकंड वाला नंबर होता है उसको डिसाइड करता है। जो तीसरा वाला कलर होता है जो उसके गुणक को, मल्टीप्लायर को दिखाता है, मीन्स 10 की पावर के रूप में जो होता है उस गुणक को दिखाता है। और जो तीसरा वाला कलर होता है, चौथा वाला जो कलर होता है वो उसकी टॉलरेंस, सहनशीलता को दिखाता है। तो यहाँ ऐसे करके कार्बन प्रतिरोध पर उसका मान ज्ञात करने के लिए 4 कलर की पट्टियां बनी होती है। पहली जो पट्टी और जो दूसरी पट्टी होती है ये अंकों को डिसाइड करती है। तीसरे नंबर की जो पट्टी है वो गुणक को डिसाइड करती है। और जो चौथे नंबर वाली पट्टी होती है वो टॉलरेंस, सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। इसके लिए अपने पास क्या है, एक टेबल होती है। उस टेबल में अपने पास इनके कलर दे रखे हैं और इन कलरों के क्या है, कोड है। ठीक है, तो नंबर डिसाइड करने के लिए अपन को यहाँ पे जो कलर है वो कुछ इस प्रकार से है। पहला ब्लैक, काला, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर और कलरलेस मीन्स रंगहीन। ये अपन को कलर है और इनके क्या है, जो अपन नंबर यूज में देते हैं अंक, वो कुछ इस प्रकार से है। इनको टेबल बनाने के लिए अपन को क्या होता है कि यहाँ 0 से स्टार्ट करना होता है। इसको 0 से लेके अपन को 9 तक, ठीक है, सारी गिनती लिखनी होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 9। इसका मीन्स ग्रे का मीन्स ही होगा कि अगर ग्रे कलर है तो ग्रे के लिए कितना होगा, 8, व्हाइट है तो व्हाइट के लिए कितना होगा, 9, वायलेट के लिए है तो 7, ब्लू के लिए है तो 6। ऐसे कैसे अपने पास मल्टीप्लायर होते हैं, गुणांक होते हैं, इनके गुणक, ठीक है, और 10 की पावर के रूप में होते हैं। तो यहाँ अगर ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर के लिए 10 टू पावर 0 मीन्स 1 होता है। अगर ब्राउन है तो 10 टू पावर 1। अगर ग्रीन है तो ग्रीन के लिए अपन 10 टू पावर 5। अगर वॉयलेट है तो 10 टू पावर 7 का उपयोग करते हैं। वैसे ही जो इसकी सहनशीलता है उसके लिए केवल और केवल 3 कलर होते हैं। ठीक है, सहनशीलता में मीन्स की जो 4th वाली पट्टी होती है वो केवल अपन को 3 कलर की मिलती है। या तो मिलेगी अपन को गोल्डन, या सिल्वर, या कलरलेस मीन्स या तो सुनहरे कलर की मिलेगी, या चांदी वाले कलर की मिलेगी, या फिर अपन को क्या मिलेगी, रंगहीन पट्टी मिलेगी। तो उसके लिए क्या है कि अगर गोल्डन होता है तो 5% है, अगर सिल्वर है तो उसके लिए 10% सहनशीलता होती है, और अगर कलरलेस है तो उसके लिए 20% होती है। अगर अपन बात करें जैसे अपन को कोई भी यहाँ पे अगर अपन को कोई भी क्या देता है, एक प्रतिरोध देता है और उसका अगर अपन को मान ज्ञात करना है तो अपन उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अपने पास ये कोई अपना, ठीक है, ये अपन को क्या दे रखा है, एक कार्बन प्रतिरोध दे रखा है। और इस कार्बन प्रतिरोध की जो पट्टियां हैं वो कुछ ऐसी है कि जो पहला कलर है वो है अपने पास ब्लू, ये दूसरे कलर जो है उसकी पट्टी अपने पास है ग्रे, तीसरी पट्टी जो अपने पास है वो येलो, और जो चौथे कलर की पट्टी जो है अपने पास वो है अपने पास सिल्वर कलर की।
इस तरह से अपने पास, ठीक है, अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें अपने पास क्या है, ये प्रतिरोध है, कार्बन प्रतिरोध, और इस कार्बन प्रतिरोध का अपन को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला कलर है, फर्स्ट और सेकंड कलर, उनके अपन को क्या करने होते हैं, पहला कलर प्रथम अंक को, दूसरा वाला अंक दूसरा कलर दूसरे अंक को। तो यहाँ पे ब्लू है, तो ब्लू के सामने अपन देखेंगे तो ब्लू का कितना है 6, ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 6। दूसरा है ग्रे, ग्रे के सामने देखेंगे तो 8, ठीक है। फिर ये जो थर्ड वाला कलर होता है वो गुणक को दिखाता है, ठीक है, तो गुणक के रूप में अपन को क्या लेना है, अपन को येलो, तो येलो के सामने है 10 टू पावर 4, तो इसका हो गया अपने पास 10 टू पावर 4। फिर अपन को जो सहनशीलता होती है ये अपन को प्लस माइनस में लिखनी होती है, ये जो सहनशीलता होती है वो अपन को प्लस माइनस में लिखनी होती है। तो ये सिल्वर कलर है तो अपन को प्लस माइनस, इसका जो सिल्वर कलर है उसका अपने पास कितना आता है 10%। तो अपने पास जो ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का अपन आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए अपन को पहला कलर पहला अंक, दूसरा कलर दूसरा अंक, तीसरा जो कलर होता है वो गुणक को दिखाता है, चौथा जो कलर होता है वो किसको बताता है, उसकी सहनशीलता को व्यक्त करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास 4 कलर हैं और चारों कलरों के आधार पर उनका अपन मान निकाल सकते हैं। एक और मान निकालते हैं अपन, उसके लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करेंगे। तो अगर जैसे मान लो कि पहला कलर है अपने पास रेड, दूसरा अपने पास है ब्लैक, तीसरा अपने पास है ब्लू, चौथा अपने पास है कलरलेस। ऐसी अगर अपने पास पोजीशन है तो इस वाले के लिए अपन को जो इसकी वैल्यू आएगी, इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, पहला है रेड, रेड के लिए अपन देखें तो 2, सेकंड वाला है ब्लैक, ब्लैक के लिए अगर अपन देखें तो कितना आएगा 0, ठीक है। इसके गुणक के रूप में क्या लेना है, ब्लू, ब्लू के लिए 6, तो 10 टू पावर 6 प्लस माइनस, कलरलेस के लिए 20%। तो इस तरह से इसका अपन क्या है, किसी भी प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये तो अपने पास क्या होता है कि अपन को कलर दे रखे होते हैं, कलर कोड अपन को दे रखे होंगे और उससे अपन को क्या निकालना है, मान निकालना है। लेकिन अगर अपन उसको उल्टा अपन को दे, अपन को कोई मान दे और उस मान से अपन को क्या निकालने होते हैं, कलर, तो अपन उसको किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे अपन को कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें क्या करना होता है, अपन को वो मान देगा, वो कैसे देगा, वो अपन को ऐसे देगा, ठीक है, और अपन से बोलेगा कि अगर अपन इसका कार्बन प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड क्या होंगे और उनके जो रंग है, कलर है, उनका सीक्वेंस क्या होता है। तो अपन को यहाँ पे सीक्वेंस लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर अपन 7 नंबर देखेंगे तो अपन को पता है कि 7 नंबर पे जो है वो 7 नंबर पे कौन सा है, 7 नंबर पे वॉयलेट, तो पहला कलर जो होगा वो वॉयलेट, ठीक है, बैंगनी, ठीक है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो 4 पे अपने पास क्या है, येलो, तो इसका मीन्स अपना जो नेक्स्ट कलर होगा वो होगा येलो, ठीक है। फिर 10 टू पावर 3 गुणक है, तो 10 टू पावर 3 जो आता है वो है ऑरेंज, तो अगला है अपने पास ऑरेंज, ठीक है। फिर आता है अपने पास प्लस माइनस 10%, तो ये कौन सा कलर है, गोल्डन, तो इसका जो 4th वाला होगा वो अपने पास गोल्डन कलर का होगा। तो इस तरह से अपन इन कलरों के क्या निकाल सकते हैं, सीक्वेंस में निकाल सकते हैं। तो इस वाले टॉपिक में जो क्वेश्चन बनता है उसमें क्या है, अपन को कलर कोड से प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है और प्रतिरोध के मान से उनके कलर कोड निकालने होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। अपन को क्या करना है, जो रजिस्टेंस है, रजिस्टर्स जो है उनका अपन को कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। तो अपन पहले भी अपन ने 10th में भी पढ़ा था कि जो रजिस्टर्स होते हैं, प्रतिरोध होते हैं, उनका जो अपन कॉम्बिनेशन है वो 2 टाइप से करेंगे। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरियल कॉम्बिनेशन, और एक होता है अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है और दूसरा कौन सा होता है, समांतर क्रम संयोजन। तो अपन लोग सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो प्रतिरोध होते हैं उन प्रतिरोधों का संयोजन कुछ इस प्रकार से होता है कि उनके सिरों पर जो विभवांतर है वो तो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन उनसे प्रभावित होने वाली जो धारा है उसका मान कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अपन को कॉम्बिनेशन दे रखा है इसमें क्या होता है कि एक प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध के शीर्ष से, फिर इसके वाला जो इसका
टेल वाला सिरा है वो इसके हेड वाले सिरे से कनेक्ट होता है। मीन्स कुल मिला के अपन को ये देखना होता है कि उसमें धारा का मान कैसा है, समान होना चाहिए, और विभवांतर कैसा होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो अपन को क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पे जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसमें अपन ने 3 प्रतिरोध दे रखे हैं और तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया हुआ है। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में क्या है कि इनके सिरों पे जो विभवांतर है वो विभवांतर भिन्न भिन्न है। एक पर V1 है, दूसरे पे V2 है और तीसरे पे क्या है V3। इन्हें अपन ने किसी एक बैटरी से, मीन्स इसका जो कुल विभवांतर है वो कितना है V, और ये विभवांतर ही इन्हीं प्रतिरोधों पर क्या हुआ है, पतित हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, और अपन ये मान के चलते हैं कि इससे इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है, I प्रवाहित होती है। तो अगर अपन ओम के नियम के आधार पर देखें तो इसके सिरों पे जो विभवांतर है, मीन्स ओम के नियम के अकॉर्डिंग इसके सिरों पे विभवांतर V1 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, IR1। ओम का नियम अपन से कहता है कि किसी प्रतिरोध के सिरों पे जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती। तो यहाँ पे अपने पास V1 इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, IR1। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे V2 इक्वल टू IR2। अगर उसकी बात करें थर्ड वाले की तो V3 इक्वल टू अपने पास IR3 है। ठीक है, अगर अपन यहाँ देखें तो इस पर कुल, इस परिपथ का कुल विभवांतर, इस परिपथ का जो कुल विभवांतर है वो कितना है B, जो इसके बराबर है वो इस परिपथ में संयोजित जितने भी प्रतिरोध हैं उन प्रतिरोधों पर उत्पन्न विभवांतरों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अपन इनकी वैल्यू पुट करें, इनका मान रखें, तो ये अपने पास क्या है, कुल विभवांतर। तो इसको अगर अपन कुल विभवांतर में ओम का नियम लगाते हैं तो यहाँ परिपथ की कुल धारा कितनी है, I। जब परिपथ की कुल धारा अपने पास I है, ठीक है, और इस पूरे परिपथ का, ठीक है, अपन ने इस परिपथ में 3 प्रतिरोध संयोजित किए हैं। अगर इन तीनों प्रतिरोधों को से मिलकर अपन कोई एक प्रतिरोध माने, मीन इसका तुल्य प्रतिरोध, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अपन क्या मान लेते हैं, R। तो यहाँ V इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, IR। श्रेणी क्रम है इसलिए अपन इसको S से डिनोट कर देते हैं, IRS। ठीक है, तो ये RS जो है वो इस पूरे परिपथ का क्या है, प्रतिरोध है, और वो भी कौन सा, तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो IR1 प्लस IR2 प्लस इसकी जगह पुट करेंगे तो IR3। यहाँ अपन देखें तो I क्या आता है, कॉमन है, तो यह I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, तो यहाँ पे अगर श्रेणी क्रम में अपन तुल्य प्रतिरोध देखें तो तुल्य प्रतिरोध के मान में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। और जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो तुल्य प्रतिरोध हमेशा परिपथ में संयोजित कम से कम प्रतिरोध के मान से भी क्या होता है, अधिक होता है। मीन्स श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा प्रतिरोध के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। मीन्स श्रेणी क्रम से जो तुल्य प्रतिरोध आपको मिलता है ये तुल्य प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, ज़्यादा प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये है कि अपन को अगर अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता है, प्रतिरोध को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो प्रतिरोधों को अपन को क्या करना होता है, श्रेणी क्रम में संयोजित करना होता है। क्योंकि श्रेणी क्रम में संयोजित करने से उस परिपथ के प्रतिरोध में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि अपन को यहाँ इस फॉर्मूले से अपन को ये नजर आता है कि जो श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है वो तुल्य प्रतिरोध इन संयोजित सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इसकी जगह अगर अपन प्रतिरोध और लगाते हैं तो इसका प्रतिरोध जो तुल्य प्रतिरोध है वो इसी तरह से क्या होता, बढ़ता जाता। जैसे अपन मान लेते हैं कंडीशन कि इसमें n प्रतिरोध होते, तो n प्रतिरोध होते तो उस वाले केस में क्या होता, RS इक्वल टू अपने पास R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 क्या होता अपने पास RN वाली पोजीशन होती। और इसी में एक स्थिति और लेके चलते हैं कि सभी प्रतिरोधों का मान कैसा होता, समान। तो उस वाली पोजीशन में अपन क्या बोल सकते हैं कि RS जो इक्वल टू है वो कितना होता है, R प्लस डॉट 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 R। ठीक है, मीन्स R इक्वल टू कितना होता है अपने पास NR। RS इक्वल टू कितना होता है अपने पास NR। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ना तो अपने पास श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध RS इक्वल टू अपने पास NR आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो तुल्य प्रतिरोध का मान है ना वो परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का क्या हो गया, N। तो श्रेणी क्रम में हमेशा प्रतिरोध के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने पास है वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन कुछ इस प्रकार का होता है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध अपन संयोजित करते हैं
उनके जो टर्मिनल्स हैं वो उभयनिष्ठ बिंदुओं से जुड़े होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का उनका अपन कनेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें समांतर क्रम संयोजन की, समांतर क्रम संयोजन में है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें अपन क्या है कि जो भी प्रतिरोध होते हैं इन सभी प्रतिरोधों के एक सिरे, मतलब कुल मिला के अपन यूँ बात करें कि हेड को अपन एक जगह कनेक्ट करते हैं और टेल को किसी दूसरे बिंदु से संयोजित करते हैं। मीन्स ये वाला बिंदु इनके लिए उभयनिष्ठ और ये वाला बिंदु इसके लिए उभयनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है उसको अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। इसको पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। ठीक है, साथ में इसमें बात करेंगे ना तो समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर होता है वो एक समान होता है। मीन्स सभी के टर्मिनल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो आप इस आरोपित बैटरी है, इसके टर्मिनल्स भी यही है, ये वाला प्रतिरोध है, इसके टर्मिनल्स भी यही है, ये वाला प्रतिरोध है, इसके टर्मिनल्स भी यही है, और ये वाला प्रतिरोध है, इसके टर्मिनल्स भी कैसे सेम है। ठीक है, तो जब इनके टर्मिनल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। मीन्स इनका विभवांतर कैसा होगा, समान होगा। तो समांतर क्रम संयोजन में हमेशा विभवांतर का मान समान रहता है, लेकिन इनसे प्रवाहित होने वाली धाराएं कैसी होंगी, भिन्न भिन्न। जैसे कुल परिपथ की धारा अगर अपन आई मान के चले तो इससे प्रवाहित होने वाली अपन I1 ले लेते हैं, इसको अपन I2 और इसको अपन नाम ले सकते हैं I3। ठीक है, अब अपन बात इसकी करेंगे तो यहाँ पे अपन को जो नजर आता है ना वो नजर ये आता है कि यहाँ पे जो विभवांतर है वो कैसा है, एक समान है, लेकिन परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा कैसी है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो अब अपन जो बात करेंगे वो समांतर क्रम संयोजन के लिए करेंगे। तो यहाँ पर बात करें, इसके लिए बात करेंगे ना तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो परिपथ की कुल धारा है वो कुल धारा इन परिपथों से प्रवाहित होने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है, और योग भी कौन सा होना चाहिए, अदिश योग। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि I इक्वल टू अपने पास I1 प्लस I2 प्लस I3। श्रेणी क्रम में अपन ने इसका उपयोग किसके लिए किया था, विभवांतर। ठीक है, वहाँ कुल विभवांतर था वो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतरों के अदिश योग के बराबर था। तो यहाँ अपन I इक्वल टू देखें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 है। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ देखें इसमें अगर अपन ओम के नियम का उपयोग करें तो इसके सिरों पे जो विभवांतर है वो B है, प्रतिरोध कितना है R1, धारा क्या है I1। तो यहाँ से अगर अपन I1 की वैल्यू निकालें तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, B/R1। ऐसे कैसे दूसरे से अगर अपन I2 की वैल्यू निकालेंगे तो B/R2। अगर तीसरे से अगर अपन धारा की वैल्यू निकालेंगे तो B/ क्या होगा, R3। अपन को पता है कि परिपथ की जो कुल धारा है, परिपथ की कुल धारा अपने पास I है। ठीक है, परिपथ की जो कुल धारा है वो कितनी है, I। ठीक है, और इसका जो कुल विभवांतर है वो कितना है, B। तो अगर अपन यहाँ पे अगर तुल्य प्रतिरोध इसका RP मान के चले तो I बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, B/RP। यहाँ पे RP क्या है, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R2। ठीक है, इनकी अगर अपन बात करें तो यहाँ अपन को पता है B कॉमन आगे क्या हो जाएगा, कैंसिल, जिससे अपने पास 1/RP। एक बार इसको अपन कॉमन लेके भी लिख ही लेते हैं तो यहाँ B कॉमन आ जाएगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। B से B कैंसिल होगा तो अपने पास जो फॉर्मूला आएगा वो 1/RP इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मीन्स ये हुआ कि तुल्य प्रतिरोध जो अपन को मिलता है, इस तुल्य प्रतिरोध का जो मान है वो परिपथ में संयोजित जितने भी प्रतिरोध होते हैं उन प्रतिरोधों के कम से कम प्रतिरोध से भी इसका मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लेकिन जो पिछला वाला था उस पिछले वाले में क्या था कि जो अपन को तुल्य प्रतिरोध मिलता था वो तुल्य प्रतिरोध संयोजित प्रतिरोधों के अधिक से अधिक मान से भी क्या था, अधिक था। ठीक है, यहाँ पे जो अपन को तुल्य प्रतिरोध मिलता है इसका मान कम से कम, मीन्स ये जो संयोजित प्रतिरोध है इनमें जिसका मान सबसे कम है उससे भी कम मान किसका प्राप्त होता है, तुल्य प्रतिरोध का। इसका मीन्स क्या है कि किसी परिपथ में अपन को प्रतिरोध को अगर कम करना है तो प्रतिरोध को कम करने के लिए उस परिपथ में जो प्रतिरोध है उनको अपन किस में क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम में संयोजित कर सकते हैं। मीन्स समांतर क्रम संयोजित करने से प्रतिरोध परिपथ का जो प्रतिरोध है वो क्या कर सकते हैं, अपन कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास जो था
वो क्या था, समांतर क्रम संयोजन। ऐसे ही केस इसमें बनाएंगे जिसमें कि n प्रतिरोध है, तो उसके लिए अपन यहाँ पे 1/Rp इक्वल, अगर n हो गए तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/Rn, ऐसी कंडीशन बनेगी। और इसी में अगर अपन ये कंडीशन और लगा दें कि सभी प्रतिरोधों का मान कैसा हो, एक समान, तो उस वाली पोजीशन में अपन 1/Rp इक्वल टू इसको 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट 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 1/R मीन्स कितने टाइम है, n टाइम है, तो यहाँ 1/Rp इक्वल टू अपने पास n/R। तो यहाँ Rp अपन देखें तो R/n, तो यहाँ इस Rp के मान में क्या आ रही है, कमी आती है। मीन्स इसका जो मान होता है वो परिपथ में संयोजित प्रतिरोध से हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो ये अपने पास जो था उस समांतर क्रम संयोजन, और वो भी किसका, प्रतिरोधों का। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से।